आज हमारे साथ पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट प्रकाश सिन्हा भी मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं नर्चर इंडिया कंसल्टेंट्स के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका धन दौलत के इस खास शो पर। सबसे पहले आप हमारे सभी दर्शकों को ये समझाइए कि आखिरकार ये डेट ट्रैप होता क्या है। पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आज तक का और साक्षी आपका। देखिए डेट ट्रैप क्या होता है, हम लोग सारे लोग कुछ न कुछ लोन लेते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है हम जरूरत से ज्यादा लोन ले लेते हैं और फिर उससे निकलने के लिए हम और लोन ले लेते हैं और पैसा ले लेते हैं। दैट मीन्स कि हम एक दलदल में फंसते चले जाते हैं जी। यानी मेरी जितनी रिपेमेंट कैपेसिटी नहीं है उससे मैं ज्यादा ले लेता हूं और अपने सर पे और बोझ ऐड कर लेता हूं। सो दैट मीन्स एडिंग मोर लोन देन द रिपेइंग कैपेसिटी। तो ये हमारा जो है आपका डेट ट्रैप का ये पहला निशानी है। ठीक है, रीपेमेंट की क्षमता से कई ज्यादा लोन ले लेना ये आपके लिए डेट ट्रैप की निशानी हो सकती है। तो इस डेट ट्रैप से बचा कैसे जाए, इसका उपाय बताइए। देखिए जैसे कि मैं बड़ा सिंपल बोला कि जैसे दो आपके लोन आप लेते हैं तो एक होता है आपका ईएमआई होता है जी। ईएमआई आपका जो इनकम है उसका 30% से कम हो या लगभग उतना हो तो ये अच्छा है। उससे अगर आप ज्यादा होगा तो फिर आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। तो बहुत जरूरी आप इनकम अपनी बढ़ाएं। दूसरी चीज है एसेट वैल्यू आपकी बढ़े। तीसरा चीज है कि आप लोन को रिड्यूस करें, क्रेडिट कार्ड कम यूज करें। तो ये सारी कुछ 3-4 चीजें हैं जो आपको डिसिप्लिन ढंग से करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि अगर उनकी ज़रूरतें हैं, खर्चों को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं अपने कैश फ्लो से, तो क्या उनके लिए लोन्स लेना सही साबित हो सकता है? देखिए लोन अगर आप ले रहे हैं, मैं बोलूंगा रोजमर्रा के खर्चे के लिए अगर आप ले रहे हैं तो फिर वो बिल्कुल ही गलत चीज है। लेकिन हाँ अगर आप एसेट क्रिएट करने के लिए ले रहे हैं, जैसे कि आपने घर बनाने के लिए लिया या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए लिया, तो वो फिर कोई नुकसानदेह नहीं है। और एक और बहुत जरूरी चीज है, जैसे आपने बोला खर्च के लिए, तो हमारा हर खर्च उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमको बजट बनाना पड़ेगा और बजट बनाने के साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा इसमें से कौन सा खर्च वाकई इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है, और जो खर्च महत्वपूर्ण नहीं है उसको आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में ये क्लियर कर दीजिए कि गुड डेट और बैड डेट, इन दोनों में क्या फर्क होता है? कौन से डेट को या कौन से लोन्स को गुड डेट की कैटेगरी में माना जाता है और कौन से लोन्स को बैड डेट की कैटेगरी में माना जाता है? देखिए बहुत सिंपल है, आपने लोन लिया, आप ईएमआई पे कर रहे हैं, विच इज एन एक्सपेंसेस, लोन लायबिलिटी है। यानी मैं अगर कोई चीज पैसे उधार पे लेता हूं और कोई चीज खरीदता हूं और उसकी अगर वैल्यू बढ़ती है, वो अप्रिशिएट करता है, तो फिर मैं उसको गुड डेट में रखूंगा। लेकिन उसी चीज से मैं अगर कोई ऐसा चीज खरीदता हूं जिसकी वैल्यू बहुत तेजी से डेप्रिशिएट करे, तो फिर वो बैड डेट पे आएगा। ठीक है, तो कितना डेट लेना चाहिए ये कोई कैसे डिसाइड करे, या कितना लोन लेना चाहिए ये कोई कैसे डिसाइड करे? जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपका एक इनकम लेवल है आपका, और जो देखा जाता है और या जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 40-45% उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका लोन टोटल। मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। तो जब भी जो भी आपके आउटस्टैंडिंग लोन है उससे 40-45 से कम परसेंट हो तो बेहतर है। प्रकाश जी आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक झलक दिखाते हैं हमारे सभी दर्शकों को कि आखिरकार आज के दौर में कैसे डेट फ्री रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। कई बार हम लोक लुभावने ऑफर के भ्रमजाल को समझ नहीं पाते और कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। ऐसे ही एक ऑफर है नो कॉस्ट ईएमआई या फिर जीरो कॉस्ट ईएमआई, जहां आप मनपसंद टीवी, फ्रिज या मोबाइल बिना किसी ब्याज के किश्तों पर खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। तो 0% स्कीम और कुछ नहीं बल्कि एक मार्केटिंग फंडा है और लोन का ब्याज किसी न किसी रूप में ग्राहकों से वसूला जाता है। आरबीआई ने साल 2013 में कहा था कि कोई भी लोन ब्याज मुक्त नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी नो कॉस्ट ईएमआई में ब्याज की जो वसूली की जाती है तो वो अक्सर प्रोसेसिंग फीस के रूप में ग्राहकों से ले ली जाती है। उसी तरह कंपनियां भी आपने सामान जो भी खरीदा होगा उस पर जो डिस्काउंट मिलना आपको चाहिए था वो आपको नहीं बल्कि फाइनेंसिंग कंपनियों को दे देती हैं। तो नो कॉस्ट ईएमआई पर बैंक या फाइनेंसिंग कंपनियां ऊंची ब्याज दर भी वसूलती हैं। यह ब्याज दर 15% या फिर उससे ऊपर भी हो सकती हैं। तो नो कॉस्ट ईएमआई हमेशा 3 हिस्सों में बांटी होती है। यहाँ पर रिटेलर, बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी और साथ ही साथ कस्टमर तीनों ही शामिल होते हैं। हालांकि ग्राहक को ये फायदा तब होता
होता है कि उन्हें पूरा सामान जो है एक बार पैसा देकर नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पैसे में उनको ये सामान मिल जाता है। हालांकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आरबीआई के हाल ही की डेटा से ये पता चल रहा है कि हम इंडियंस इनकम के मुकाबले अब ज़्यादा खर्च करने लगे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो खर्चों के लिए हम लोन्स पर भी डिपेंडेंट होने लगे हैं। आरबीआई के मुताबिक इस साल जून के अंत तक पर्सनल लोन्स की संख्या 35 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुकी है। इसीलिए इन ऑफर्स का आप तब तक इस्तेमाल मत करें जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। प्रकाश जी, आप तक वापस लौटते हैं। इन नए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस को आप कैसे देखते हैं? जीरो कॉस्ट ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स को आप कैसे देखते हैं? साक्षी, आपने बहुत अच्छे ढंग से अभी एक्सप्लेन किया। देखिए, जीरो और फ्री तो कुछ भी नहीं होता इस धरती पे, कोई ना कोई हिडन कॉस्ट होता है। तो अगर कहीं किसी को ऑफर मिलता भी है या ऐसा देखते भी है तो उनको जरूरी है पहले पूरी टर्म्स एंड कंडीशन देखें। और दूसरी चीज है, वो उनसे पूछें कि अगर मैं एक बार में सारे पैसा देता हूं तो कितना लगेगा, और अगर मैं किस्तों में देता हूं तो कितना लगेगा। वो टोटल एक बार देख लें, इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग और बहुत सारी चीजें। आपको जो डिफरेंस होगा कहीं ना कहीं होगा। अब यहाँ पे एक और सवाल होता है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, बहुत बार लोगों को लगता है कि जैसे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, एसआईपी कर रहा हूँ, तो शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, तो चलो इससे बेहतर है कि अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो मैं जाता हूँ। तो अनटिल अनलेस आप कोई बहुत महंगी चीज ले रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टीवी ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं, या गाड़ी ले रहे हैं, या कुछ इस तरह की चीजें ले रहे हैं, तो जाइए, बट उसके अंदर अल्टीमेटली ये जरूर देखिए कि डिफरेंस कितना है। जी बिल्कुल, आपने ये सही बात बताई। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फिर डिलेड ग्रेटिफिकेशन का। ये कॉन्सेप्ट सरलता से हमारे सभी दर्शकों को समझाएं। देखिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब होता है कि आपको उसी वक्त तत्काल आपको फायदा दिखता है, अच्छा लगता है सब कुछ। जैसे हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है कि आप उस वक्त त्याग करते हैं लेकिन उसका फायदा आपको बाद में मिलता है। अब यहाँ देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और जो इंश्योरेंस का दूंगा आपको। हमारे देश में बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार बेवजह मेरी जेब से पैसा जा रहा है, जबकि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बिल्कुल। और वो उस चीज पे दूसरा जगह खर्च करना चाहेंगे, लेकिन उनको ये बात नहीं समझ में आती है। और जैसे हमने कोरोना टाइम में देखा भी है, अगर सडनली भगवान ना करे अगर किसी को कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर वो आपको फायदा हो जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान देना है कि आपको उस चीज का उस वक्त से फायदा से ज्यादा आपको ये देखना है कि वो चीज आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी बात सभी हमारे दर्शकों को नोट ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसी से आप सही ढंग से अपने डेट को मैनेज कर सकते हैं। एक और जो सवाल आई एम श्योर सभी व्यूअर्स के मन में होगा कि अगर उनके पास ऑलरेडी लोन्स चल रहे हैं तो उसके रीपेमेंट की सही स्ट्रैटेजी उनको क्या रखनी चाहिए अपने पास? देखिए, प्रॉपर्टी लोन है आपके पास, जनरली लोग बहुत लंबे समय के लिए लोन लेते हैं और उसका फायदा उनको, बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स में भी मिलता है। तो अगर इनकम टैक्स में आपको उसका फायदा मिल रहा है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप प्रॉपर्टी लोन बहुत ज्यादा भी मत अपने सर पे रखिए, ये भी होना चाहिए। आप लोन को अगर किस्तों में बीच बीच में चुका सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो बिल्कुल करते रहिए, वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो अर्ली प्रीपेमेंट जितना ज़्यादा, जैसे ही आपके पास कोई भी और एक्स्ट्रा पैसे आएँ उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ईएमआईज़ को पहले ही पे करने की कोशिश करें। उससे आपका जो लोन टेन्योर है वो भी कम हो सकता है और अल्टीमेटली आपका जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो भी कम हो सकता है। तो ये बताइए अब सर कि जैसे किसी के पास 3 से 4 लोन्स हैं, अगर किसी के पास बिजनेस लोन भी चल रहा है, एजुकेशन लोन भी चल रहा है उनके बच्चों का, और साथ ही साथ उनके पास कार लोन भी है, होम लोन भी है, तो ये जो 3 से 4 कॉमन लोन्स होते हैं जो कि अक्सर मिडिल क्लास के लोगों को फेस करने पड़ते हैं, तो क्या इनको कंसोलिडेट करवाया जा सकता है और इसके अगर फायदे क्या होंगे ये भी समझाइए। बिल्कुल, कंसोलिडेट अगर आप करवा सकते हैं तो करवा लीजिए। देखिए, इसके फायदे सबसे बड़ी क्या है कि अगर आपने लोन लिया जो अलग अलग डेट पे है, तो यानी आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। लेकिन अगर सब लोन को आपने कंसोलिडेट कर लिया तो अब आपको पता है कि एक फिक्स डेट पे एक ही अमाउंट जाएगा, तो यानी आप थोड़ा सा उस चीज के लिए तैयार रहेंगे। कन्वीनियंस हो गया आपके लिए, आपको ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। आप एक मतलब उसको आप बोलिएगा एक पॉइंट है जहां से आप अपने सब चीज को ट्रैक कर रहे हैं। तो कंसोलिडेशन का अगर आपको सुविधा है तो बिल्कुल करा लेना चाहिए, इसके बहुत फायदे हैं आपको। ये मोहन का सवाल है हरियाणा से, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड लोन्स में रोल ओवर की जो फैसिलिटी होती है, क्या उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो क्रेडिट कार्ड में जो रियल जो इनकम होती है बैंक्स की, वो रोल ओवर में ही होती है। तो ये उनके लिए तो फायदेमंद है। और बहुत बार क्या होता है, वो बताते भी हैं, बल्कि लोगों को थोड़ा सा प्रेरित भी करते हैं कि आप मिनिमम इतना पेमेंट कर दो जी। अब किसी वजह से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, वो अलग बात है, बट आप कोशिश कीजिए
कि ड्यू डेट पे आप आपकी जो अमाउंट है वो आप जरूर उसको पे कीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट पे जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 20% से ज्यादा है जी। तो आप अगर रोल ओवर करते हैं सुविधा है, लेकिन फिर अल्टीमेटली पेमेंट आपको को करना है। और बेटर है कि अगर कभी आप मान लीजिए किसी वक्त गलती से आप नहीं कर पाए तो आपकी क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट भी हो सकता है, इस चीज़ का आप बेहद ध्यान रखें। रोल ओवर की सुविधा दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको हर बार इस्तेमाल करना ही है। कभी कभी जब आप करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, या फिर करने की ज़रूरत पड़े तब ज़रूर कीजिए, लेकिन हर बार को इसकी आदत मत बनाइए। और मिनिमम जो पेमेंट है उसका तो ज़रूर ध्यान रखिए, वरना आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो बाकी सभी लोन का जो इंटरेस्ट होता है उनसे कई ज़्यादा लगता है क्रेडिट कार्ड्स पे, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अगला सवाल लेते हैं प्रकाश जी। नेहा का सवाल है दिल्ली से, वो आपसे पूछ रही हैं कि वो एक वेकेशन पर जाना चाहती हैं, तो इस वेकेशन के लिए उनको लोन लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं वोकेशन के लिए तो कभी नहीं बोलूंगा किसी को लोन लेना चाहिए। और पहले दूसरी बात, वोकेशन हम एकाएक नहीं डिसाइड करते हैं। हम अगर फैमिली के साथ हैं तो थोड़ा सा हम डिसाइड करते हैं। और वोकेशन हम कब करते हैं? आप जनरली देखिएगा समर हॉलीडे में करते हैं, या फिर जैसे पूजा हॉलीडे या दिसंबर वगैरह में करते हैं। आप उसकी प्लानिंग मच इन एडवांस कीजिए, और कितना खर्चा होगा आप एक आइडिया लगा सकते हैं, और पैसे को उतना आप पहले से ही बचा के रखिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो वेकेशन की प्लानिंग बहुत पहले से आप करें, जिससे कि आपका पैसा भी बचे और आप अपने खुद के पैसे से जाएं। इसके लिए लोन्स लेना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। ये रिचा का सवाल आया है हमारे पास। ये पूछ रहे हैं कि एप्पल फोन्स और गैजेट्स को जीरो कॉस्ट EMI पर लेना चाहिए या फिर नहीं? जैसा हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रखा है कि जीरो कॉस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। देखिए, इसके अंदर एक और भी चीज है साक्षी, मैं आपको बताऊंगा जी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि काफी महंगी एप्पल के फोन है या वो लेना चाहते हैं और वो इंस्टेंटेनियसली पे नहीं कर पाते हैं, तो उनको लगता है कि चलो ये एक तरीका है आपको पैसा लेने का। अल्टीमेटली आपको ध्यान देना पड़ेगा, पैसा आप ही को पे करना है और ज्यादा पे करना है। तो एक इस ऐसे वाले में आप क्या होता है, शायद अपनी क्षमता से ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं इन सारी चीजों के लिए। अवॉइड करें जितना तक आपसे संभव हो सके, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि हाँ आपके विद इन लिमिट है, आपके कैश फ्लोज को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, आप आराम से मैनेज कर सकते हैं और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कोई हिडन कॉस्ट में, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। ये रवि का सवाल आया है पुणे से। वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या लोन ऐप से लोन लेना एडवाइजेबल रहेगा या फिर बैंक से ही, कमर्शियल बैंक या PSU बैंक से ही लोन लेना चाहिए? पहली चीज कि लोन ऐप क्या है, लोगों को समझना पड़ेगा। लोन ऐप आपको एक सुविधा देता है और वो किसी न किसी के साथ कनेक्टेड होता है। उसी लोन ऐप के साथ आप जाएं जो कि RBI से अप्रूव्ड है, क्योंकि देखिए आज के डेट पे हमारे क्या विश्व में ये चीज हो रहा है, थोड़ी सी डिजिटल जो है वो एक रिस्की वेंचर होता जा रहा है और वहां पे कुछ फेक एप्स भी आ सकते हैं, तो बचिए। जो ऐप है उसके बारे में थोड़ी सी छानबीन कर लीजिए कि ये कौन कौन से क्रेडिबल बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके बाद आप अगर लगता है आपको तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप किसी लोन ऐप के ज़रिए, फिनटेक ऐप के ज़रिए लोन्स ले रहे हैं। नहीं तो बैंक्स आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वहीं से आपको एक सर्टिफाइड वे में लोन्स मिल सकते हैं, प्रॉपर KYC के साथ आपको लोन्स मिल सकते हैं, गारंटीड होते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप जहाँ से भी लोन ले रहे हैं आपका पैसे का, आपके खुद के पैसे का कहीं नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ इस खास शो पर जुड़े रहने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।